नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लिए आपका बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आपके लिए आप लोग के लिए आया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स 1 से लेकर 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, उस पर आप जाकर उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। और देखिए फ्रेंड्स, ये डेट आप देख सकते हैं, ये 27/5/2024 का टेस्ट है फ्रेंड्स। आप डेट देख लीजिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हाँ कौन सा टेस्ट कब प्रोवाइड किया गया है। देखिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थव्याह भी कहा जाता था। देखिए प्राचीन काल में ना सार्थवाह का मतलब पता है क्या होता है। सार्थवाह का मतलब होता है व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है ना। और ये वैश्य वर्ग को कहा जाता था, वैश्य वर्ण को कहा जाता था सार्थवाह, याद रखिएगा। और सार्थवाह वैश्य वर्ण को कहा जाता था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण आपको पता है कि अध्यापन का काम करते थे ब्राह्मण। क्षत्रिय का काम क्या था, तो शासन प्रशासन करना। और शूद्र का काम क्या था, तो शूद्र का काम था कि क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य ये तीनों का सेवा करना। ठीक है, तो ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैश्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। और देखिए यहाँ पे संवत्सर है और किस समय से गणना इसका किया गया। देखिए सबसे पहला बात करें विक्रम संवत। तो देखिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स। तो देखिए विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हुई थी 58 ईसा पूर्व में, 58, याद रखिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी वो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। ईसा पूर्व नहीं होगा, 78 ईस्वी में। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 58 ईसा पूर्व में, कन्फ्यूजन मत होइएगा। और शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी याद रखिएगा। और कली संवत की शुरुआत जो हुई थी 3102 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4321, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी। तो देखिए किस काल में थी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये जो थी वो ऋग्वैदिक काल में थी। देखिए ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में था, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी किस काल में थी, तो ऋग्वैदिक काल में थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो एक पॉइंट याद रखिए, अगर आप लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है ना कि दिशा में सीधा उल्टा परिवर्तन होगा, सीधा उल्टा परिवर्तन होगा। कहने का मतलब अगर उत्तरी अक्षांश है तो दक्षिणी अक्षांश कर देंगे, पूर्वी देशांतर है तो पश्चिमी देशांतर करेंगे। पहले तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस प्रकार से क्या होगा कि प्रश्न में जितना देशांतर, मान लीजिए कि अगर देशांतर 50 दिया हुआ है, ये तो सेम एज इट उतना ही रहेगा। लेकिन अगर देशांतर अगर 50 दिया हुआ है तो उसे 180 देशांतर में से 50 घटा ले और अक्षांश की संख्या बराबर होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या एक विमान के 30 उत्तरी अक्षांश, तो 30 उत्तरी है तो दक्षिणी होना चाहिए। देखिए 30 दक्षिणी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और हम क्या बोले 50 पूर्वी देशांतर, तो पश्चिमी देशांतर तो होगा। अब देखिए पश्चिमी देशांतर इसमें भी है और इसमें है, लेकिन याद रखिएगा हम क्या बोले कि 180 देशांतर में से 50 घटा लीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 130 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पे नहीं है बल्कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, लॉजिकली इसलिए मैं आपको बता दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कर्क रेखा, तो भारत के 8 राज्य से गुजरती है। अगर हम देश की बात करें तो 8 में बस एक को ऐड कर दिए, 18 देश से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए ये कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स वो कहाँ से गुजरती है, तो देखिए ईरान से, मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, ईरान से या नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हवाई द्वीप को ना प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई जो द्वीप है उसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, और इस पर हवाई द्वीप पर जो अधिकार है वो किसका है, तो अमेरिका का है। अगला 6 नंबर कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, ये कहा जाता है नॉर्वे को, याद रखिएगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया तो पता है कि कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जापान को तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, किसे, तो जापान को, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है क्या कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये आपका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया गया था, डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, और इसको स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी, डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो पहला आपका सही है। दूसरा है क्या, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिल्कुल आपका ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि राज्य के मुखिया, राज्य मतलब भारत के राज्य, यहाँ पे राज्य का दर्जा दिया जा रहा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते। देखिए फ्रेंड्स ये गलत है। आपको पता है कि जो भारत के राज्य के जो मुखिया होते हैं ना, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और याद रखिएगा भारत राज्य के मुखिया राष्ट्रपति को कहते हैं, भारत सरकार के मुखिया पीएम होते हैं। याद रखिएगा भारत राज्य के मुखिया कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, और भारत सरकार के मुखिया कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग का ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि क्वेश्चन एक भी ना छूटे। प्लीज़ आप इससे पहले 1 से लेकर 20 सेट आपका मार्च अप्रैल में जो आया था आपका ये ज्ञान बिंदु सर का जो प्रैक्टिस सेट आया था मैं अपलोड कर दिया। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप जाके देखिए, फ्री में आपको प्रोवाइड वहाँ पे किया गया है। आप एक बार जाके देखिए फ्रेंड्स, आपको जरूर अच्छा लगे। आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। और दरोगा एग्जाम, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार जाके उस सेट को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च जो होता है ना हमारे देश का संविधान होता है, यानी कि संविधान। 9 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था ना वो 2 सितंबर को हुआ था। फिर से याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और देखिए फ्रेंड्स इस सरकार की कार्यपालिका परिषद का जो सभापति कौन थे, तो सभापति याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन सभापति थे। और उप सभापति कौन थे फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों याद रखिएगा। अंतरिम सरकार की कार्यपालिका के सभापति कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या थे, तो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर पूछे उप सभापति कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका है फ्रेंड्स कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता है कि ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और याद रखिएगा ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे फ्रेंड्स, तो ये देश के क्या थे, देश के राजदूत, यानी कि रूस के राजदूत कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा। और देखिए ऑप्शन सी में आपका सी राजागोपालाचारी। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ये देखिए शिक्षा जो अगर स्वतंत्रता से पहले शिक्षा विभाग जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था वो शिक्षा विभाग किन्हें सौंपा गया था, सी राजागोपालाचारी को। लेकिन स्वतंत्रता के बाद शिक्षा विभाग जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सौंपा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में शिक्षा विभाग सी राजागोपालाचारी को सौंपा गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद शिक्षा विभाग जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सौंपा गया था। ऑप्शन डी में आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई थी, तो किसने, तो इल्तुतमिश ने नहीं अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है। आपको पता है कि दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो कब सबसे कम समय तक शासन किसने किया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें वंश के बारे में बात करते हैं, देखिए खिलजी वंश तो है ना फ्रेंड्स, वो सबसे कम समय तक शासन किया, लगभग 30 वर्ष तक। और खिलजी वंश ने 1290, याद रखिएगा कि 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया था। मतलब सबसे कम खिलजी वंश किया था और सबसे अधिक किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था।
यानी कि लगभग 94 वर्ष क्या हुआ था कि तुगलक वंश ने शासन किया था। 94 वर्ष 1320 से ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक क्या हुआ था कि तुगलक वंश ने शासन किया था। अगर ज़्यादा सबसे कम पूछे तो खिलजी वंश और सबसे ज़्यादा पूछे तो तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि भारत में कृषि का समझा जाता है। देखिए भारत में जो कृषि है ना फ्रेंड्स वो जीविकोपार्जन का साधन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीविकोपार्जन का साधन। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि जैविक कृषि की, तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैविक कृषि जो होता है ना ये गोबर खाद का प्रयोग या बिना रासायनिक खाद से होती है जैविक कृषि। और याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम देश कौन है, तो प्रथम देश फ्रेंड्स आपका क्यूबा है। ये तो देश का हो गया। अगर राज्य का पूछे तो राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है जैविक कृषि को अपनाने वाला। अगला आपका 15 नंबर कि फसल लॉन्गिंग विधि है। तो देखिए फसल लॉन्गिंग विधि जो है ना ये क्या है, तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फसल लॉन्गिंग विधि जो है ना ये सबसे पहले यूएसए अमेरिका में हुई थी। 60 नंबर क्वेश्चन कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। तो देखिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, ठीक है। और योजना आयोग का गठन फ्रेंड्स आपको पता है कि योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में हुआ था। और अभी वर्तमान में जो हम लोग नीति आयोग पढ़ते हैं वो योजना आयोग के को हटा के नीति आयोग को लाया गया था। और याद रखिएगा नीति आयोग के हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लाया था किसने, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, तो एम.बी. माथुर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें है, तो ये राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति छुट्टी को मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। आपको पता है कि कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूछ जाए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला है क्या कि आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, इसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानंद थे, बिल्कुल गलत है। आपको याद है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। याद रखिए केसी नियोगी जो थे वो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन थे, तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है, ध्यान रखिएगा अरविंद पनगड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक आपका सही है। अगला 19 नंबर कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों से कौन सबसे पुराना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं साबरमती आश्रम की, तो स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में, डेट याद रखिएगा, इस 1916 में स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 में, डेट याद रखिएगा 1916 में। अगर हम बात करते हैं कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में महात्मा गांधी ने किए थे, याद रखिएगा। अगर बात करें वर्धा आश्रम की स्थापना 1934-35 में किए थे, 1934-35 में। और सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में गांधी जी ने किए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे, ठीक है। तो ये याद रखिए। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में साबरमती इसको पहले किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम आश्रमों को पता है कि सबसे पहला जो आश्रम में कौन सबसे पुराना है, तो फिनिक्स आश्रम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो आपको पता है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये होम रूल जो आपके आंदोलन हुए थे ये हुए थे आपके 1916 में हुए थे होम रूल। सूरत विभाजन को पता है कि 1907 में हुआ था। और इसी सूरत विभाजन के समय में क्या हुआ था कि गर्म दल और नरम दल में बट गया था। खेरा आंदोलन फ्रेंड्स, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था खेरा सत्याग्रह। और मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। तो यहाँ पे आपका इसको सही क्या करना है कि सही कालक्रम से संबंधित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3 हो जाएगा। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ना ये हुआ था आपके बम्बई में। और आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था कि इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, ए ह्यूम ने की थी। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी इसके प्रमुख थे, याद रखिएगा। इसमें कितने लोग भाग लिए थे, तो 72 लोग ने भाग लिए थे, याद रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला आपका गलत हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, बिल्कुल आपका सही है, ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, 1886 में हुआ था। और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी एकमात्र प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ स्वतंत्रता संपन्न किया, बिल्कुल आपका सही। आपको पता है फ्रेंड्स कि 1916 से लेके ना 1922 तक ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक अच्छा संबंध था, लेकिन उसके बाद ये संबंध बिगड़ गए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन की किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा है 50 वर्ष से। तो अगर 50 वर्ष से अगर कोई भी जीव जंतु नहीं दिखाई देता है तो उसको विलुप्त माना जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की रेड डाटा बुक का संबंध है। देखिए रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा आंसर। और देखिए रेड बुक, जो रेड डाटा बुक है, इसको प्रकाशित कब किया गया था? तो 1964 में इसको प्रकाशित किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, बिल्कुल आपका गलत है, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित नहीं है, बाकी बहुत जगह ये स्थित है। अगला है देखते हैं कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप से, ये तो बिल्कुल आपका गलत है। देखिए भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है भारत म्यांमार की सीमा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2 आपका सही है। 25 नंबर है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 में संबंधित है। अगला 26 नंबर की राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जो लगाते हैं ना 3 कंडीशन में, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगर केंद्र में अगर राष्ट्रपति अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध से अगर होता तो उसमें 300 राष्ट्रपति शासन लगते हैं केंद्र में 352 के तहत, राज्य में 356 के तहत लगते हैं राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं 360 के तहत। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। राज्य में 100 से भी ज़्यादा बार आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो 3 वर्षों तक अधिकतम लगाया जा सकता है। और याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन ना अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में लगाया जाता है। अगर 356 की बात करें तो राज्य में लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो तब, और 365 के तहत कब लगाया जाता है राज्य में, जब क्या हो कि राज्य में तब लगाया जाता है जब केंद्र सरकार का निर्देशन विफल हो तब। तो ये भी दोनों याद रखिएगा। 356 के तहत कब लगाया गया? तो याद रखिएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो तब, और जब केंद्र सरकार का निर्देश विफल हो तो अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में क्या होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर की क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं रखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे लंदन से। आपको पता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना वो लंदन में हुआ 1930, 1931, 1932 में। और आपको पता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो फ्रेंड्स 1931 में हुआ था, यानी कि 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी जब यहाँ से गए थे लंदन तो एसएस राजपुताना जहाज से गए थे, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में उनके सही क्रम में रखकर सही कूट कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था पहला। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, आपको पता है ये कब हुआ था? तो 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी को पता है कब मिले थे? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी मिला था। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला आपका 30 नंबर की सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किस संपादित किया गया? किसे संपादित किया गया? तो पूना समझौता। आपको पता है फ्रेंड्स कि पूना समझौता के तहत दलितों को आरक्षण मिला था। और पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 31 नंबर की समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के तहत। और याद रखिएगा क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में किया गया था।
अगला 32 नंबर की पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था, तो वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 34 नंबर देखिएगा कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 35 नंबर कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है, तो ये आपका क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में होता है। अगला 36 नंबर कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना फ्रेंड्स, वो राज्यपाल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह आर कोपलैंड ने किया था। और आर कोपलैंड जो है वो कौन थे, तो याद रखिए ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे आर कोपलैंड। 38 नंबर के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया आता है इसलिए। और देखिए याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच बोए व अंततः देश में का विभाजन कराया था वह कौन थी, तो वह थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन के बाद का पहला अस्थि बैंक यानी कि बोन बैंक स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पे, तो चेन्नई में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, 10 आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु इसको प्रदान किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इब्सा फोरम में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो देखिए ब्राज़ील, भारत और साउथ अफ्रीका है, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबा गड़िया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। 45 नंबर की माई लाइफ शीर्षक की आत्मकथा कौन है, तो देखिए माई लाइफ शीर्षक की आत्मकथा कौन है, तो ये है विल क्लिंटन की, याद रखिए विल क्लिंटन की। अगला विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व परिवेश दिवस जो मनाते हैं ना फ्रेंड्स, हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व परिवेश दिवस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को आपको पता है फ्रेंड्स कि 22 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को हम लोग फ्रेंड्स शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, थोड़ा बड़ा है, देखिएगा कि विविध विधाओं में वर्ष 1999 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सूची 2 को दी गई विधाओं में प्रदत्त की गई है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं बिरजू महाराज की, तो देखिए बिरजू महाराज जो थे वो क्या थे, तो एक कथक से संबंधित थे। के चंद्रशेखर क्या थे, तो भरतनाट्यम गुरु। पी कुटप्पा पिल्लई से संबंधित थे। भीम सेन जो थे वो क्या, तो वोकलिस्ट। और विजय तेंदुलकर जो थे वो नाटककार थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 4, 1, 2, 3। अगला आपका 48 नंबर की कडमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय ने किस वर्ग का है, तो कडमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो ये जो है आपका कंगयूपा संप्रदाय वर्ग क्या है। अगला 49 नंबर की संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो किसका है मिश्रण, तो ये जो मिश्रण है फ्रेंड्स आपका वीणा एवं तंबूरे का है। और याद रखिएगा कि सितार का अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था सितार को। अगला है 50 नंबर की तेराताली लोकनृत्य है, तो देखिए तेराताली लोकनृत्य ना राजस्थान का है। ये तेराताली लोकनृत्य किसका है, तो राजस्थान का। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल का विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा फ्रेंड्स। और आपको एडिटोरिया 5000 जो आपका बुक है मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया फ्रेंड्स। ये आपका जो ज्ञान बिंदु सर का जो टेस्ट सीरीज है मैं 1 से 20 तक उसको कंप्लीट करवा दिया फ्रेंड्स। और इससे आज मैं इसको भी स्टार्ट किया फ्रेंड्स, इसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।